हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10 विज्ञान जिसका चैप्टर है 9 प्रकाश, उसके बाद में है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, उसके बाद का अध्याय है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और हमारा पर्यावरण। ये जो 5 चैप्टर हैं लास्ट के, इन 5 चैप्टरों में जितने भी जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम उनके बारे में देखेंगे और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। और एग्ज़ाम में ये जो हम क्वेश्चन करेंगे इनमें अधिकांश क्वेश्चन जो हैं हमको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है यह है विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। जो विभव या जो विभवांतर होता है उसका एसआई मात्रक क्या होगा, वोल्ट होता है। तो विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होगा। फिर है अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। जो विद्युत बल्ब होता है इसके अंदर जो फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब के अंदर जो ये जो फिलामेंट लगा होता है ये फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का। ये हमको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही विद्युत चालक द्वारा लगने वाले बल की दिशा निर्धारित करने का नियम लिखिए। अभी क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है कि अगर हमारे पास कोई विद्युत चालक है उस पर अगर कोई बल लग रहा है तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम बताइए, या फिर यह आ सकता है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई चालक है, चालक के अंदर अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक पर बल लगेगा, तो बल की दिशा ज्ञात करने का कौन सा नियम है वो हमको लिखना है। देखो, जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमको निकालना है, मान लो ये हमारे पास एक चालक है ए से लेकर बी। अगर इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इस चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो हम नियम काम में लेते हैं वो होता है हमारे पास दाहिने हाथ का नियम या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम भी जिसे कहा जाता है। और अगर बल की दिशा ज्ञात करना है तब वो निकालते हैं हम फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार। तो ये नियम क्या होता है, देखो, जो अपना बायां हाथ होता है, फ्लेमिंग वाम मीन्स क्या होता है, बायां। तो बाएं हाथ जो है, बाएं हाथ के जो हमारे पास ये अंगूठा है, ये तर्जनी है और ये जो मध्यम वाली अंगुली है, इन तीनों को इस तरीके से फैलाना है कि ये जो तीनों हैं वो एक दूसरे के लंबवत रहे। लंबवत का मतलब 90 डिग्री पर। जैसे अब ये है हमारे पास तीनों, अगर अंगूठा और तर्जनी को देखें तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया। अब इस तर्जनी और अगर इसको देखें हम मध्यमा वाले को तो ये भी 90 डिग्री पर हो गया। तो बाएं हाथ की जो ये तीनों अंगुलियां हैं इनको इस तरीके से फैलानी है कि ये जो तीनों हैं वो एक दूसरे के लंबवत रहे। अब इसमें जो अंगूठा है, ये जो हमारे पास तर्जनी है और ये जो मध्यमा अंगुली है, ये किस किस को प्रदर्शित करती है। अब ये जो हमारे पास मध्यमा अंगुली है यह उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगी। जैसे चालक है, अगर विद्युत धारा इसमें इस तरफ जा रही है, विद्युत धारा इस तरफ जा रही है तो विद्युत धारा की दिशा हो गई। तो विद्युत धारा की दिशा में ये मध्यमा जो वाली अंगुली है ये वाली, ये हमको बताएगी ऐसे। अब ये जो हमारे पास तर्जनी है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है और अंगूठा जो है उस पर लगने वाले बल को बताएगा। लेकिन ये तीनों अंगुलियां परस्पर कैसी होनी चाहिए, ये तीनों अंगुलियां परस्पर हमारे पास लंबवत होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेकर देखें, अगर हमारे पास यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर है और विद्युत धारा की दिशा अगर ऊपर है, विद्युत धारा की दिशा ऊपर है, अगर किसी चालक में विद्युत धारा ऊपर जा रही है और चुंबकीय क्षेत्र इधर लग रहा है तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चालक पर जो बल लगेगा, बल की दिशा किधर होगी। तो हमारे बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाना है कि देखो, अगर हमारे पास ये अंगुली ऊपर है विद्युत धारा वाली तो विद्युत धारा को हमने किससे प्रेजेंट किया था, इस वाले से, तो इसको हम ऊपर ऐसे करेंगे। ये जो हमारे पास तर्जनी है यह चुंबकीय क्षेत्र में जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए, तो हम इसको ऐसे करेंगे। तो ये देखो, ऊपर तो ये जो है ये विद्युत धारा को बताएगी, इधर वाली जो है ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। अब ये जो अंगूठा है, अंगूठा ये इसके अंदर की तरफ जा रहा है, पृष्ठ के अंदर की तरफ, तो जो बल की दिशा हो जाएगी वो इस पृष्ठ के अंदर की तरफ हो जाएगी, लंबवत। इसको हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ये जो है हमारे पास फादर, मदर और चिल्ड्रन, तीन अंगुलियों से याद रख सकते हैं, फादर, मदर और चिल्ड्रन। फादर का मतलब क्या हो गया, फोर्स, अंगूठा किसको बताएगा, फोर्स को। ये जो हमारे पास है एम ये बताएगा मैग्नेट फील्ड को, एम यानी मैग्नेट फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को। और ये जो हमारे पास सी है चिल्ड्रन, ये बताएगा चार्ज, चार्ज यानी आवेश, विद्युत धारा की दिशा को बताएगा।
तो इस तरीके से हम इस नियम की सहायता से किसी भी चालक पर लगने वाले बल की दिशा को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो है क्वेश्चन वो हमारे पास है, देखो इसमें भी ये दिया है, यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, यदि तर्जनी, जो तर्जनी है ये वाली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बताती है, तो अंगूठा जो है वो चालक पर आरोपित बल की दिशा को बताएगा और इसे ही हम फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह हमारे पास हमारा जो पर्यावरण है उसमें से है कि पारितंत्र में पाए जाने वाले दो अपघटकों या अपमार्जकों के नाम लिखिए। जो पारितंत्र है, पारितंत्र में पाए जाने वाले दो अपघटक या फिर दो अपमार्जकों के हमको नाम बताना है। तो वो है एक तो जीवाणु और एक है कवक। अपघटक का मतलब हो गया जो भी हमारे पास पदार्थ हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने वाले या जो साफ सफाई का काम करने वाले, जिनको हम कह सकते हैं, वो एक तो है जीवाणु और एक कौन है, कवक। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, UNEP का पूरा नाम लिखिए। UNEP का पूरा नाम क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगला जो क्वेश्चन है यह प्रकाश वाले चैप्टर से है कि एक अवतल लेंस है, अवतल लेंस, और अवतल लेंस से बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनने के किरण चित्र, स्थिति, प्रकृति तथा आकार की विवेचना कीजिए। तो अवतल लेंस से हमारे पास दो प्रकार के यहाँ पर हम देखेंगे कि जब वस्तु अगर हमारे पास अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और जब वस्तु हमारे पास प्रकाशीय केंद्र तथा अनंत के मध्य हो। तो देखो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, अब ये जो हमारे पास लेंस है ये अवतल लेंस है और वस्तु अनंत पर स्थित है, तो अनंत से आने वाली जो यहाँ से किरणें हैं जैसे ही इस अवतल लेंस पर आपतित होगी तो ये इन किरणों को फैला देगी। लेकिन जब इन किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये किसी फोकस F1 पर हमको मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अब इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस F1 पर बनेगा, स्थिति F1 पर। बन कैसा रहा है? बहुत ही छोटा बिंदु के समान, यह अत्यधिक छोटा। और जब अगर किरणों को हम बढ़ाते हैं और प्रतिच्छेद करती है, बढ़ाने पर, रियल में प्रतिच्छेद नहीं करती है लेकिन जब इनको बढ़ाते हैं तब प्रतिच्छेद करती है, तब हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। तो ये इसका किरण चित्र हो गया जब वस्तु कहाँ पर स्थित होगी? अनंत पर। दूसरा है, इस बार वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं? प्रकाशीय केंद्र और अनंत के मध्य कहीं पर भी रख दो। तो प्रकाशीय केंद्र तो ये है, अनंत यानी कि चाहे आप 2F1 पर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, लेकिन प्रकाशीय केंद्र से इधर ही रखना। तो दूसरा वाला ये हो गया। ये हमने एक अवतल लेंस ले लिया और अवतल लेंस जब लेंगे तो इस बार वस्तु को हमने यहाँ पर रख दिया AB को। तो देखो एक जो किरण जा रही है यह तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और ये फैल जाएगी। दूसरे प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जब ये किरण आगे जा रही है, इसको पीछे के हम बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें हमको इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, ऐसे। अब ये प्रतिबिंब जो बन रहा है A', B', इस वस्तु AB से क्या बन रहा है? छोटा। इस वस्तु से क्या बनेगा? छोटा। लेकिन बन कहाँ रहा है? F1 और O के मध्य, यानी कि लेंस के इसी ओर बन रहा है, लेकिन ये बन रहा है F1 और O के मध्य और बनेगा वस्तु से छोटा। तो देखो इसकी स्थिति तो कहाँ पर बनेगा? F1 वो प्रकाशीय केंद्र के मध्य बनेगा। प्रकृति कैसी होगी? यह भी हमारे पास कैसा होगा? आभासी और सीधा। और इसका आकार कैसा होगा? वस्तु से छोटा। यह तो बहुत ही छोटा था बिंदु के समान, लेकिन यह होगा वस्तु से छोटा। तो ये दो डायग्राम है जो कि एग्जाम में इसमें पूछे जा सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। अब जो भी हमारे पास अवतल दर्पण है उसके उपयोग बताने। तो पहला तो क्या हो गया? टॉर्च, सर्चलाइट या वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। ये जरूर ध्यान रखना है, वाहनों के अग्रदीपों या हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। इसके बाद में है चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में। सेविंग दर्पण, सेविंग यानी जो हजामत या जो दाढ़ी बनाने वाले जो हमारे पास कांच होते हैं उसमें भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञों के द्वारा दंत चिकित्सा में जो दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं तो वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए भी दांत वाले डॉक्टर कौन से दर्पण का उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, वाहनों में पार्श्व या पश्च दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? इस पर आप IM पे लगा लो कि वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए जो साइड में जो कांच लगे रहते हैं उनमें हम उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं? इसके 2 रीज़न है। क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाते हैं? उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएंगे। और दूसरा है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र वृहद होता है, जिसके फलस्वरूप वृहद क्षेत्र को स्पष्ट दिखा सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो उत्तल दर्पण होता है यह बहुत बड़े क्षेत्र को भी उस उत्तल दर्पण में हमें साफ दिखा देता है, बहुत बड़े क्षेत्र को भी छोटा करके और साफ दिखा देता है। इसके 2 रीज़न है। और एक जो हमारे पास प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? सदैव सीधा बनता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अगला क्वेश्चन है, जूल के तापन नियम को समझाइए। यह भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पर IM पे लगा लेना, एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। जूल का तापन नियम क्या है? अगर केवल जूल का तापन नियम क्या है अगर यही पूछे हमको छोटा सा, तब हमको ये लिखना है H बराबर I² RT, और इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? जूल का तापन नियम। अगर पूछ लिया जाए कि जूल के तापन नियम को व्युत्पन्न कीजिए या समझाइए, तब हमको ये निकालना है। पहले तो हम निकालेंगे विभव की परिभाषा से। विभव बराबर होता है W/Q, क्योंकि आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ से W बराबर निकालेंगे तो हमारे पास W बराबर क्या आ जाएगा? Q को इधर गुणा में लेकर जाएंगे तो W बराबर आ जाएगा V/Q। अब हमको वैल्यू किस किस की चाहिए इस इक्वेशन में? एक तो V की चाहिए और एक Q की चाहिए। V ये ओम के नियम से निकालेंगे, और ओम का नियम क्या होता है हमारे पास? ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो V का मान तो ये रख देंगे, और ये जो है विद्युत धारा की परिभाषा से निकालेंगे। विद्युत धारा क्या होती है? I बराबर Q/T, और हमको Q बराबर चाहिए तो Q बराबर क्या आ जाएगा? IT। T भाग में है, इधर आते ही T, तो ये दोनों की वैल्यू आ गई। इधर ये V बराबर IR, तो W बराबर जब इसमें रखेंगे V की जगह तो क्या रखेंगे? IR। V की जगह हमने क्या निकाला है? IR, तो हम IR रखेंगे। और इसके अलावा Q, क्योंकि ने विद्युत धारा से क्या निकाला है? IT। तो इन सबको जब गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? I को I से गुणा करेंगे तो I², और साथ में R/T। और इसी इक्वेशन को हम क्या कर रहे थे? जूल का तापन नियम। चाहे तो हम यहाँ से W बराबर V/Q से हम ये भी निकाल सकते हैं। Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। Q बराबर IT, और यहाँ से ओम का नियम V बराबर हम रख सकते हैं IR, तो भी क्या आ जाएगा? H बराबर I² RT। और इसी को हम क्या कहते हैं? जूल का तापन नियम। चाहे आप इस तरीके से निकालो चाहे आप इस तरीके से निकालो, दोनों से ही सही निकल कर आएगा। अब देख तो ये जो हमने अब इक्वेशन आई है H बराबर, या हीट, या आप इसमें एनर्जी यानी कि वर्क भी बोल सकती हो, हीट या वर्क, ये होता है I² RT। अब ये जो हीट है ये किस किस पर डिपेंड करेगी? एक तो उसमें धारा पर, जो चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके वर्ग के ये समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती, अर्थात H समानुपाती I²। अगर धारा का मान बढ़ेगा तो उसमें हीट का मान भी बढ़ेगा। अगर धारा का मान कम हो जाएगा, मतलब कम जा रही है धारा का मान, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा किसी भी चालक के अंदर। एक प्रतिरोध रेजिस्टेंस H समानुपाती R। अगर किसी भी हमारे पास चालक में प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है तो उसमें ऊष्मा का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर प्रतिरोध का मान कम हो रहा है तो ऊष्मा का मान भी क्या हो जाएगा? कम। अभी प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट। अगर धारा बह रही है, अगर उसको कुछ रोकने वाले हमारे पास कोई भी ऐसे पदार्थ होंगे कि धारा को रोकेंगे, तो धारा को रोकने के कारण उनमें टक्कर होगी, और टक्कर होने के कारण ऊष्मा का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि टक्कर से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस से भी ऊष्मा का मान बढ़ता है। एक है T, उसमें लगने वाला समय। अगर हम चालक तार लेते हैं, केवल उसमें 2 सेकंड के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करके अगर बंद कर दें तो इसका मतलब उसमें ऊष्मा का मान होगा कम। अगर थोड़ी देर के लिए चालू रखें, अगर समय को हम बढ़ाते रहें, कि जैसे मान लो बहुत समय के लिए उसको खुला छोड़ दिया, तो उसमें ऊष्मा का मान बढ़ेगा। जैसे कोई हमारे पास प्रेस है, विद्युत प्रेस को हम थोड़ी देर के लिए चालू रख के छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। जो H है हीट, या धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। फिर अब प्रतिरोध के समानुपाती भी होती है, अर्थात जो H है यह समानुपाती R। अच्छा, इस चिन्ह को हम समानुपाती बोलते हैं। इसके बाद है समय के भी समानुपाती होता है H समानुपाती T। अगर जूल का तापन नियम आ जाए तो हमको ये लिखकर आना पड़ेगा, एक तो इक्वेशन और एक इक्वेशन के बारे में। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें, अगला क्वेश्चन है
दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर मान लेते हैं प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक रखने पर दिक्सूचक की सुई केवल एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक चुंबक है N और S। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमको पता है N से निकलती है और S की तरफ आती है इस तरीके से। अब ये ऐसे बाहर निकल रही है और इधर से ये S पर प्रवेश करेगी, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर प्रतिच्छेद करती है, मान लो ये ऐसे घूमकर और ये इधर से ऐसे आ रही है, तो ये हो गया प्रतिच्छेद बिंदु। यह क्या हो गया? प्रतिच्छेद बिंदु। अब जब हम यहाँ पर कंपास रखेंगे तो कंपास में N S E W ये चार दिशाएं दे रखी होती है और इसमें रहती है एक सुई। तो ये सुई जब अब कंपास को यहाँ रखेंगे तो केवल एक ही दिशा को बताएगी, इनके दोनों दिशाओं को नहीं बताएगी। अगर आप इस प्रतिच्छेद बिंदु पर इसको रखेंगे तो ये जो हमारे पास कंपास है, कंपास की सुई केवल एक ही दिशा बताएगी और वो एक दिशा ही सिर्फ S पर जाएगी, इसलिए दो दिशा इसकी संभव नहीं है। अगर दो दिशा संभव नहीं है तो इसका मतलब है दो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद भी नहीं करेगी। हमको सिर्फ इसमें इतना लिखना है, प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक को रखने पर दिक्सूचक की सुई केवल एक ही दिशा की ओर संकेत करती है, दो दिशाएं इसकी संभव नहीं है। बस ये इसका रीजन हमको लिखना है। एक परिनालिका क्या है, इसकी डेफिनेशन इस बार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परिनालिका का, कि परिनालिका क्या है। तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार, यानी कि तांबे के तार को यदि हम पास पास लपेट दें और बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को हम परिनालिका कहते हैं। तो पास पास लिपटे अनेक फेरों वाली, अब फेरे मतलब हो गए राउंड, उसमें कितने हैं, जैसे अब ये हमारे पास एक तांबे का तार मान लेते हैं इसको। अगर हम इसको ऐसे पास पास लपेट दें ऐसे करके, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ऐसे करके, तो इसकी जो शेप है ये शेप कैसी हो जाएगी? बेलनाकार आकृति की जैसी हो जाएगी ऐसे ये। और पास पास में इन तारों को ऐसे लपेट देंगे, तो लपेटने के कारण अब ये जो इसमें आपको फेरे दिख रहे हैं, जैसे ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये है इनके फेरों की संख्या। तो इस आकृति को हम क्या कहेंगे? परिनालिका। जब पास पास ऐसे लपेट देते हैं हम ऐसे करके, तो ये जो संरचना दिख रही है बेलनाकार आकृति की, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे परिनालिका। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारावाही पास या लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची, यानी कि सिर्फ इसका डायग्राम बनाना है। अगर हमारे पास कोई धारावाही पास या लूप है, धारावाही पास या लूप है, तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। अब लूप का मतलब क्या हो गया? जो चालक तार है उसको यदि हम ऐसे गोल कर दें, गोल कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा हमारे पास? लूप। जैसे चालक तार था, इसको हमने क्या कर दिया? ऐसे गोल कर दिया। जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो एक जो इसका सिरा है वो तो प्लस से जुड़ जाएगा और एक सिरा है वो किससे जुड़ जाएगा? माइनस से। अब जैसे अगर इसको हम बैटरी से जोड़ेंगे तो इसमें विद्युत धारा जाने लग जाएगी। विद्युत धारा की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है ऐसे, यानी कि इस सिरे से अंदर जाएगी विद्युत धारा और इस सिरे से होकर ये माइनस वाले से बाहर आएगी। तो कोई भी इस लूप के अंदर हम दो पॉइंट ले लेते हैं, जैसे एक पॉइंट मैंने ये ले लिया और दूसरा पॉइंट इसके सामने ले लिया जस्ट। तो इन दो पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इन दो पॉइंटों पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर सहकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो कोई भी जो चालक तार है, तो चालक तार के अंदर हमारे पास ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और इसका ये हमको क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम। तो इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे, तो जिसका एक सिरा तो S की तरह कार्य करेगा और दूसरा सिरा N की तरह कार्य करेगा। कुंडली में इस लूप के अंदर जिधर से अगर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी वो N की तरफ, और जिधर से प्रवेश करेगी वो S की तरह कार्य करेगी। अगर इस चैप्टर के बारे में आपको डिटेल से अगर अध्ययन करना है तो यह जो चैप्टर है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर भी इसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पास के भीतर तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने हेतु, कोई पास है, जैसे यही है पास हमारे पास लूप या पास, इसके अंदर या फिर बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने हेतु किस नियम को काम में लेंगे? नियम का उल्लेख कीजिए। तो मैंने अभी बताया था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब ज्ञात करनी है तो जो नियम हम काम में लेंगे वो लेंगे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम।
दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। और अगर हमको बल की दिशा ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की नहीं, केवल बल की दिशा ज्ञात करनी है, तब हम लेंगे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। देखो फ्लेमिंग में हमने बायां हाथ लिया था और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाहिना हाथ काम में लेंगे और दाहिने हाथ का नियम इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस नियम को है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के द्वारा ही पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। अब ये नियम है क्या? अब नियम देखते हैं हम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है क्या। तो देखो इस नियम के अनुसार जो भी कोई अगर हमारे पास चालक तार है, जैसे ये चालक तार है हमारे पास, अगर इस चालक तार में अगर विद्युत धारा ऊपर जा रही है, विद्युत धारा ऊपर जा रही है, तो इस चालक तार को हमको इस तरीके से पकड़ना है अपने दाहिने हाथ से, इस तरीके से पकड़ना है। ये जो अंगूठा है यह तो इसमें विद्युत धारा को प्रदर्शित करना चाहिए, विद्युत धारा को प्रदर्शित करना चाहिए। जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ऐसे मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, वो किसको प्रदर्शित करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब अगर ये चालक है और इस चालक में अगर विद्युत धारा ऊपर जा रही है, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो ये अंगूठा जो है या तो विद्युत धारा को बताएगा, लेकिन जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। और इसी नियम को हम क्या कहते हैं? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। जैसे अगर इसमें धारा ऊपर जा रही है और मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, अब ये अंगुलियां है वो तो इधर से आपकी तरफ आ रही है, इधर से, इधर वाले भाग से आपकी तरफ, यानी कि जो सर्किल है वो ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, इधर से तो बाहर है। और अगर मैं इधर से ऐसे पकड़ूंगा तो इधर वाले भाग से अंगुलियां जा रही है अंदर, मेरे वाले भाग की तरफ अंदर जा रही है। तो ये सर्किल ऐसे आ रहा है, इधर से आपकी तरफ और इधर से मेरी तरफ, तो ये सर्किल ऐसे घूम रहे हैं। अगर विद्युत धारा बदल दें, विद्युत धारा मान लो नीचे की तरफ जा रही है, तो विद्युत धारा नीचे की तरफ जा रही है, तो मैं इस बार इसको इस तरीके से पकड़ूंगा, अंगूठा विद्युत धारा में जाना चाहिए, तो विद्युत धारा है नीचे, जब मैं इसको पकड़ूंगा ऐसे, तो इस बार ये हमारे पास अंगुलियां हैं वो आपसे दूर जा रही है, इधर वाले भाग से आपसे दूर जा रही है, और इधर वाले भाग से आपकी तरफ आएगी। जैसे अब यहाँ से मैं इसको पकड़ूंगा, इधर वाले भाग से आपकी तरफ और इधर से आपसे बाहर की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब हो गया इस बार सर्किल ऐसे घूम रहा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ से विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तो अंगुलियां जो है वह चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लिपटी होंगी। जो हमारे पास अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर प्रदर्शित करेगी। अगला जो क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल है, वो भी विद्युत वाले चैप्टर का। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 100 वाट के एक रेफ्रिजरेटर, हमारे पास 100 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है, 100 वाट का P, यानी कि ये हमारे पास शक्ति है 100 वाट की। एक रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 10 घंटे चलाने पर, यानी कि प्रतिदिन 10 घंटे, एक दिन के अंदर कितने घंटे चलाए जाते हैं? 10 घंटे चलाने पर 30 दिन में खर्च की गई कुल ऊर्जा की गणना यूनिट में कीजिए। 30 दिन में, एक दिन के अंदर 10 घंटे चलाए जाते हैं, तो हमको निकालनी है 30 दिन में, और वो भी यूनिट में। तो यूनिट का मतलब क्या होता है? देखो पहले तो ये समझो, यूनिट, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। यानी कि जब भी अगर हमको यूनिट निकालनी है तो पावर है, पावर शक्ति जो है वह वाट में ना होकर किस में होनी चाहिए? किलोवाट में, और समय किस में होना चाहिए? घंटे में। तो देखो यहाँ से हम देखें तो जो P है ये 100 वाट में है, तो किलोवाट में बदलने के लिए इसमें हम दे देंगे 1000 का भाग, तो किलोवाट में बदल जाएगा। 1000 का भाग हमने दे दिया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 1/10, और अब किस में हो गया? किलोवाट में। इसमें हो गया किलोवाट में। समय जो है ये 10 घंटे है ही हमारे पास, लेकिन एक दिन का है, तो P बराबर, यदि हम सूत्र लगाएंगे P बराबर W इंटू टी, तो P बराबर, अब यहाँ से हम देखें तो यूनिट हमको निकालना है, तो W बराबर होता है, सॉरी यहाँ से W बराबर होगा हमारे पास P इंटू टी, किया गया कार्य बराबर क्या होता है? शक्ति इंटू समय। तो W बराबर P का मान, और P का मान किस में लेंगे? अभी हमने बताया था किलोवाट में, तो कितना आया था? P का मान था 1/10, 1/10 इंटू टी, टी कितना था? 10, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, W बराबर कितना आ गया? 1। लेकिन ये जो हमारे पास अभी 1 आया है, ये सिर्फ कितने दिन की आई है हमारे पास? 1 दिन की। कितने दिन चलाना है उसको? 30 दिन। तो 30 दिन में ऊर्जा, 30 दिन में ऊर्जा, तो 30 दिन में कितनी आ जाएगी? एक दिन में यदि 1 यूनिट आ रही है तो 30 दिन में कितनी आ जाएगी? तो W बराबर कितना आ जाएगा? 30 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 यूनिट। कितना आ जाएगा?
30 यूनिट, ये 30 दिन की है। अभी जो ये निकल कर आई है W बराबर P इंटू टी से, ये सिर्फ एक दिन की यूनिट निकली है। तो 30 दिन में कितनी यूनिट आ जाएगी? 30 यूनिट। और इसमें भी यही ऐसे दे रखा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ओजोन क्या है और यह पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो ओजोन क्या है? तो ओजोन जो है ये एक प्रकार की गैस है जिसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। और ये बनती कैसे है? देखो, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। इसका निर्माण वायुमंडल के उच्च स्तर में पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में होता है। कौन किसकी उपस्थिति में होता है? पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में होता है। जैसे पहले ऑक्सीजन जो गैस है, ऑक्सीजन गैस पर जब पराबैंगनी किरणें आती हैं तो यह ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में 2 परमाणुओं के अंदर टूट जाती है। और फिर यही जो ऑक्सीजन गैस है इस एक ऑक्सीजन के परमाणु को ग्रहण करके बना लेती है O3, और O3 क्या है? ओजोन का सूत्र। तो एक तो ये आ सकता है। फिर है ओजोन का कार्य क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ओजोन जो है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो पृथ्वी पर इस हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को आने से ये रोकती है ओजोन परत। यदि आ जाए तो क्या होगा? ओजोन परत के खत्म होने से, मान लेते अगर ओजोन परत खत्म हो जाए तो क्या देखने को मिलेगा? पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचेगी। तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधे ही पहुंच जाएगी, जिससे पारितंत्र पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इन विकिरणों से फसलों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा एक तो। फिर है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मंद होना। जो पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन बनाते हैं ये नहीं बना पाएंगे। सजीवों के रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। और फिर है मानव में त्वचा कैंसर जैसे हानिकारक प्रभाव। तो मानव के अंदर जो त्वचा से संबंधित जो कैंसर वगैरह बीमारियां हैं वो भी फैल जाएगी इन हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांच के आयताकार स्लेब के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र बनाइए। सिर्फ किरण चित्र अगर आ जाए, और ये आयताकार स्लेब लेना है हमको ABCD। अब इसमें से पहले प्रकाश की किरण आ रही है तो बाहर जो माध्यम हो गया वो वायु हो गया, इसके अंदर कांच हो गया, फिर वायु हो गया। यानी कि वायु वाला जो है वो विरल की तरह कार्य करेगा, कांच का सघन माध्यम की तरह कार्य, और बाहर फिर से विरल माध्यम की तरह कार्य। अब ये जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो इसका मतलब ये अभिलंब की थोड़ा सा और झुक जाएगा, अभिलंब की थोड़ा सा झुक जाएगा। और जब अंदर जब ये सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से थोड़ा सा क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। तो ये इस तरीके से हमको प्राप्त होगी ये EFO, O से लेकर O डैश और फिर ये से। अब एक्चुअली में यदि इसको हम हटा दें तो ये किरण जो है ये इस तरीके से आ रही थी, इसको बढ़ाएं डैश डैश करके इस तरीके से, तो ये हमारे पास विचलन हो गए, ये विचलन। यानी कि हमको प्राप्त हो रही है इधर और जानी चाहिए थी ऐसे, तो इतना विचलन हो गया। इसको हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। इस गैप को हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन। तो ये था इसका डायग्राम, पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? ये निर्गत किरण है, बाहर से जो निकल रही है निर्गत किरण, और ये जो आ रही थी वो कौन सी थी? आपतित किरण, डैश डैश करके। तो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच में जो ये अंतराल है या जो विस्थापन है या जो दूरी है इसको हम क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम के अनुसार विभवांतर V तथा विद्युत धारा I के बीच ग्राफ बनाइए। V और I में ग्राफ बनाना है हमको, तो ये विभवांतर V और ये I, और बीच में से एक सीधी रेखा निकालेंगे तो ये हो गया V और I में ग्राफ। ये 1 नंबर का आता है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर कि ओम के नियम के अनुसार V और I में ग्राफ खींचिए। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या गणना कीजिए। ये आप इस पर IM पे लगा लो अभी से, शायद हो सकता है ये आपको MCQ में मिल जाए या रिक्त स्थान में भी मिल जाए या 1 नंबर का वैसे भी आ जाए। 1 किलोवाट में जूल की संख्या कितनी होती है? तो 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या जो होती है वो होती है हमारे पास 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। यहाँ पर भी 3.6 गुणा 10 में भी है पावर 6, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल 1 किलोवाट घंटा में। तो हम सीधा याद रखेंगे 1 किलोवाट घंटा में जो जूल की संख्या है वो कितनी होती है? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। अगला क्वेश्चन है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल है कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, कोई माध्यम है इसका अपवर्तनांक कितना है? 1.5। अपवर्तनांक को हम लिखते हैं n से। किसे लिखते हैं? n से। 1.5 हो। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है, अच्छा निर्वात में प्रकाश की चाल को लिखते हैं c से। c बराबर है 3 गुणा 10 की पावर
8 मीटर प्रति सेकंड है। और फिर हमसे पूछा है तो माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, मतलब निर्वात से कोई प्रकाश की किरण है, यह निर्वात से किसी माध्यम में जा रही है, तो निर्वात में उसकी चाल 3 × 10⁸ है, और उसका अपवर्तनांक जो है, माध्यम का अपवर्तनांक वो है 1.5। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, अपवर्तनांक बराबर होता है n = c/v, जहाँ c तो है निर्वात में प्रकाश की चाल, v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, और यही हमसे पूछा है माध्यम में प्रकाश की चाल, v माध्यम, और n क्या है, अपवर्तनांक। तो ये सब वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, n की वैल्यू तो है 1.5, तो 1.5 बराबर c का मान कितना है 3 × 10⁸ अपॉन, और अपॉन में है v माध्यम हमको निकालना है। v माध्यम इधर आएगा तो गुणा में 1.5 आ जाएगा, तो भाग में, तो v माध्यम बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 × 10⁸ बटा 1.5। जब यहाँ से हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये 15/10 बनेगा, 15/10, और ये 10 जब ऊपर जाएगा तो 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 × 10⁸ बटा नीचे कितना रह गया 15, 30 में 15 का भाग देंगे 2 कटेगा पूरा, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वह कितनी हो गई, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि उससे भी थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई। देखो इसमें तो 3 गुना थी और इसमें सिर्फ कितनी गुना है, 2 × 10⁸, और यही हमारा आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को हमको मिल सकता है। हो सकता है बस वहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज आ जाए, बाकी आएगा कुछ ऐसे फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लेंस की शक्ति या क्षमता किसे कहते हैं, लेंस की शक्ति या क्षमता। तो इस क्वेश्चन पर भी आप इंपॉर्टेंट लगा लो, इससे संबंधित कुछ ना कुछ एग्जाम में ज़रूर मिलेगा आपको कि लेंस की शक्ति या क्षमता किसे कहते हैं। और जब पेपर आएगा राजस्थान बोर्ड का, तब हम यहाँ पर आपसे वापस जब देखेंगे कि इन क्वेश्चनों में आपको कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लेंस की शक्ति या क्षमता किसे कहते हैं, लेंस की शक्ति क्षमता का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। तो लेंस की शक्ति किसे कहते हैं, जो भी हमारे पास लेंस है, चाहे अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, ये प्रकाश की किरणों को जो है यह फैलाने या फिर एक जगह केंद्रित करने की जो इसकी क्षमता है, उसी को हम कहते हैं लेंस की क्षमता। या देखो अपसारित और अभिसारित, अभिसारित का मतलब होता है केंद्रित करना और अपसारित का मतलब होता है फैलाने की क्षमता। तो लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। अब लेंस की क्षमता को हम लिखते हैं P से, किसे व्यक्त करते हैं, P से। तो इसका फॉर्मूला होता है P = 1/f। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला P = 1/f, जहाँ f जो है हम उसको मीटर में लेंगे। जब भी न्यूमेरिकल करेंगे फोकस दूरी को बदलेंगे मीटर में, तब जाकर हमारे लेंस की क्षमता निकल कर आएगी। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है डाईऑप्टर। डाईऑप्टर को हम लिखते हैं D से। ये जरूर याद रखना है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर। डाईऑप्टर आया इसी से है, 1/, अच्छा f फोकस दूरी, और फोकस दूरी का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। तो 1/मीटर को हम क्या कहते हैं, डाईऑप्टर। 1/मीटर को क्या कहा जाता है, डाईऑप्टर। आई होप शायद ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब है विद्युतीय परिपथों में एवं साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। तो विद्युत परिपथ होते हैं जो हमारे घरेलू परिपथ हैं, उनमें हमको बचाव के लिए या अधिक जब विद्युत धारा चली जाती है परिपथ के अंदर, तो उसे बचाव के लिए हम कौन कौन से तरीके आजमा सकते हैं। तो पहला है विद्युत फ्यूज। तो हम फ्यूज लगा देते हैं। तो फ्यूज लगाने के कारण क्या होगा, जब उसमें विद्युत धारा अधिक आ जाती है कभी, तो वो जो है फ्यूज वह टूट जाता है। जैसे फ्यूज तार भी आपने सुना होगा, जो फ्यूज तार है, जैसे तार जो हमारे पास फ्यूज है उसका तार जो है अधिक विद्युत धारा के कारण पिघलकर टूट जाता है। एक है भू संपर्कित तार। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा तार है जिसका कनेक्शन होता है पृथ्वी तक। जैसे पहले हरे रंग का आवरण होता था हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में, उस तार को हम पृथ्वी तक दबा देते थे, और वही जो तार है जिसको अर्थिंग वायर भी हम कहते हैं, वो जो भू संपर्क तार है ये अतिरिक्त धारा को पृथ्वी तक भेजने का काम करती है, और ये भी हमारे जो परिपथ में है उससे होने वाली जो भी दुर्घटनाओं है उससे बचाने का काम करता था ये भू संपर्कित तार। तो 2 हमको सुरक्षा उपाय बताने थे, ये हमने बता दिया, विद्युत फ्यूज और भू संपर्कित तार। आजकल हम एक और जो उपकरण है वो काम में लेने लग गए हैं, जिसको हम कहते हैं MCB। MCB भी हम आजकल लगाने लग गए हैं। वो जब विद्युत धारा ज़्यादा आ जाती है तो वो नीचे गिर जाती है। एक और है MRI का पूरा नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, MRI।
MRI का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और हिंदी में होता है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। MRI कभी सुना होगा आपने कि जब अगर हम जांच के लिए बोलते हैं डॉक्टर कि इसका MRI करवाना है, तो MRI का मतलब ये होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। उसकी जो इमेज प्राप्त करना है ये MRI के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? सौर ऊर्जा, जो पेड़ पौधे हैं ये सौर ऊर्जा का केवल 1% भाग ही ग्रहण करते हैं, और जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, ऊर्जा जो है स्थानांतरित होती है एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में, तब केवल 10% होती है। देखो जब वो खाना वाना बना रहे होते हैं तब केवल 1% काम में आएगी, लेकिन जब एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे मान लो एक उपभोक्ता को दूसरा खा रहा है, दूसरे उपभोक्ता को तृतीय वाला खा रहा है, तो उसमें जो ऊर्जा जाएगी वो केवल जाएगी 10%। तो ये इसमें दे रखा है कि सौर ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत भाग, सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो खाद्य ऊर्जा में 1% भाग ही किया जाएगा। फिर 2 प्राकृतिक पारितंत्रों के नाम लिखिए। कोई 2 प्राकृतिक पारितंत्र जो पहले से हैं, जैसे समुद्र है, वन है, ये पहले से है जंगल। 2 मानव निर्मित पारितंत्रों के नाम लिखिए जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, कृत्रिम। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि 2 मानव निर्मित पारितंत्रों के नाम बताइए। जैसे बगीचा है, ये मनुष्य खुद बनाते हैं। खेत है, खेत में भी है जो है ये प्राकृतिक के जो कृत्रिम के अंदर आता है हमारे पास पारितंत्र के उदाहरण। तो ये हमको 2 क्वेश्चन ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है अपवर्तन के नियम लिखिए। अपवर्तन का नियम, तो अपवर्तन का नियम में क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। द्वितीय नियम, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। अच्छा, ये ज्या क्या है? ज्या का मतलब होता है साइन। जब आप मैथ में पढ़ते हो ना, साइन कोस टेन, ये वही होता है। पहला है आपतन कोण। आपतन कोण के द्वारा आपतन कोण मतलब आई है, तो साइन आई। और दूसरा है अपवर्तन कोण, मतलब जो अपवर्तन कोण है उसको हम आर से लिखते हैं, तो इसकी ज्या का मतलब हो गया साइन आर। जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, साइन आई में साइन आर का भाग देंगे, तब इनका अनुपात एक स्थिर रहता है, निश्चित होता है इनका अनुपात। और इसी को हम तो यहाँ पर लिखेंगे, तो देखो साइन आई बटे साइन आर, जो नियतांक आएगा उस नियतांक को हम लिख देते हैं म्यू से या एन से, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, जिसको अपवर्तनांक बोलते हैं। तो ये म्यू को माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो ये 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीव प्राप्त खाद्य ऊर्जा का कितना भाग जैव मात्रा में बदल पाते हैं? आहार श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर के अंदर जो ऊर्जा जो स्थानांतरित होती है वो कितनी होती है? 10%। ओजोन मंडल के क्षय के ज्ञात कारणों में से सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है, यानी कि जो ओजोन मंडल का जो क्षय हो रहा है, ओजोन मंडल जो है इसकी जो परत है उसमें माना जाता है कि जैसे कोई होल हो गया या छेद हो गया है, तो इसके जो क्षय के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, कौन सा जो हमारे पास पदार्थ जिम्मेदार है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, शॉर्ट में इसको CFC भी बोला जाता है, CFC, और फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये प्रमुख जिम्मेदार गैस है ओजोन मंडल के क्षय के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, चौड़ाई, ताप, प्रकृति आदि समान रहे तो चालक तार के शिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात जो चालक तार हैं इनमें उत्पन्न जो विभवांतर का मान है वह उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होती है? समानुपाती। अर्थात अगर कोई उसमें उत्पन्न विभवांतर मान है तो धारा के समानुपाती होती है। जैसे जैसे आप विभव का मान बढ़ाएंगे, जैसे 1 वोल्ट कर दिया, फिर 2 वोल्ट कर दिया, फिर हम 5 वोल्ट कर रहे हैं, फिर 10 वोल्ट कर रहे हैं, तो उसमें विद्युत धारा का मान भी क्या होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है। अर्थात V समानुपाती I। इसका मतलब क्या है? यदि हम विभवांतर को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। और V बराबर क्या आएगा? समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक हमारे पास नियतांक आता है V बराबर IR। V बराबर IR, जहाँ R क्या है? एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया कि धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट। हम ये कह सकते हैं अगर किसी में धारा का मान ज़्यादा है तो रुकावट कम है, यानी R का मान कम है। अगर रुकावट ज़्यादा है तो इसका मतलब है अगर रुकावट ही ज़्यादा है धारा के मार्ग में तो धारा आगे कम जाएगी, यानी कि उसमें धारा का मान क्या होगा? कम होगा। R ज़्यादा, I कम, और अगर I ज़्यादा तो R कम। यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम V बराबर IR, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा I। R बराबर V बटा I।
अब घरों के अंदर जो वोल्टेज आता है वो तो फिक्स होता है 220 वोल्ट 230 वोल्ट। अब देखो यदि धारा का मान कम है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा है, यदि धारा का मान उसमें ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रतिरोध का मान उसका क्या है, कम है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो प्रतिरोध अभी मैंने बता दिया, किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने में से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है या विद्युत धारा का विरोध करता है, एक ही बात है। उस गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं, उस गुण को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक है वो ओम है। प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम। और इसे ओम से निरूपित करते हैं, ये ओम का साइन होता है, इससे हम निरूपित करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें से एक जरूर एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये इधर कुछ भौतिक राशियां दे रखी है और इनके कुछ यहाँ पर मात्रक दे रखे हैं। जैसे विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। दूसरा है विभवांतर, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। फिर है विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। ये हमको इनमें से जरूर एक आएगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। इसके बाद में है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक यूनिट। इसके बाद में है प्रतिरोध ओम। इसके बाद में आवेश का मात्रक होता है कूलम। इसके बाद में कार्य का मात्रक होता है जूल। और इसके बाद समय का मात्रक जो है वो होता है सेकंड। तो ये नीचे वाले तो फिर भी नहीं, लेकिन ऊपर वाले जो है यहाँ तक आवेश तक, इनमें से कन्फर्म है कि शायद एक एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। और ये आगे फिर से, अब इसमें पूरे जो हमने अभी तक क्वेश्चन देखे इसमें एक पार्ट नहीं आया, और वो हमारे पास नहीं आया मानव नेत्र वाला। कौन सा? मानव नेत्र का। बाकी जो है प्रकाश वाला चैप्टर आ चुका है, इसमें विद्युत वाला चैप्टर भी आ चुका है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये चैप्टर भी आ चुका है, और हमारा पर्यावरण ये 4 चैप्टर आ चुके हैं, मतलब 9, 11, 12 और 13। एक चैप्टर नहीं आया, अध्याय नंबर 10 जो कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। जब नेक्स्ट हमें बायोलॉजी के क्वेश्चन या फिर हम अगर केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन लेकर आएंगे 1 से लेकर 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तब उसमें ये चैप्टर भी हम लेकर आ जाएंगे, ये मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो उसमें ये कवर कर लेंगे, एक वीडियो आ जाएगा। अब ये तो हो गया पूरा फिजिक्स का, अगली बार जो आएगा वो आ जाएगा केमिस्ट्री का, और उसके बाद में हम एक वीडियो और लेकर आएंगे, वो आएगा सिर्फ बायोलॉजी का। और उसके बाद में जो है एक पूरी किताब के जो जितने भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लेकर आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले अध्याय में या अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।